हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ श्रीकार्या। हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 7th की ये बुक यहाँ चल रही है और चैप्टर नंबर 10 उसका हम पढ़ेंगे आज जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है? सांस लेने के लिए हमारा इतना सांस लेना क्यों जरूरी है? तो क्या होता है कि जो भोजन हमें पाचन से मिलता है वो जब कोशिकाओं तक पहुंचता है तो कोशिकाएं उसे उपयोग में ले सके, इसके लिए उन्हें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये ऑक्सीजन उनको कहाँ से मिलती है? हमारे श्वसन की क्रिया से उनको ऑक्सीजन मिलती है। यहाँ पर जब कोशिकाओं में भोजन से ऑक्सीजन की वजह से जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे हमारे शरीर का काम चलता है और ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है। कोशिका के अंदर जो भोजन है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी जिस ऑक्सीजन के भोजन के विखंडन में वायु की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वह वायवीय श्वसन कहलाता है। जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और भोजन विखंडित हो जाता है वहां क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन मुख्यतः जो सड़े गले पदार्थों पर उगने वाले जो फंगस है उनमें होता है अवायवीय श्वसन, क्योंकि वो उनमें उनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ग्लूकोज का विखंडन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में ये काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के द्वारा हमारी वापस बाहर निकाल दी जाती है। जल हमारे शरीर में उपयोग आता है और ऊर्जा हमारे शरीर को दैनिक कार्यों को निवृत्त करने के लिए काम आती है। अवायवीय श्वसन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है और जो अवायवीय जीव होते हैं जैसे कवक है, फंगस है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सांस लेते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। अवायवीय श्वसन में बनता है ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि वायवीय श्वसन में हमारे पास क्या बन रहा था? हमारे पास वायवीय श्वसन में यहाँ पर बन रहा था जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ठीक है, अवायवीय श्वसन में साथ में क्या बनता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है जो कि अवायवीय श्वसन यहाँ पर करता है और इस प्रक्रिया में क्या होता है? अल्कोहल यानी शराब का इसमें निर्माण होता है अवायवीय श्वसन द्वारा ईस्ट की उपस्थिति में। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय श्वसन करती है, लेकिन ऐसा वो थोड़े समय के लिए ही कर पाती है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से जब कमी हो जाती है, जैसा कि हम बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं या बहुत तेजी से दौड़ते हैं या कई घंटे टहलते हैं या साइकिल चलाते हैं या फिर कोई भारी वजन उठाते हैं, तो हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी कोशिकाएं एक लिमिट तक ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, उसके बाद हमारे शरीर में क्षमता नहीं होती कि वो ऊर्जा उत्पन्न कर सके कोशिकाओं में भोजन के विखंडन के द्वारा। तो इस स्थिति में हमारे शरीर में कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है। हमारे शरीर में शरीर के जिस भाग में अवायवीय श्वसन उत्पन्न होता है वहां लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, जिससे हमें किसका अनुभव होता है? थकान का अनुभव होता है। अवायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है ऊर्जा के साथ। ये ऊर्जा हमें उस कार्य को संपादित करने के लिए सहायता प्रदान करती है, जबकि ये जो लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में उत्पन्न होता है ये हमारे शरीर को थकान महसूस करवाता है, यानी थकान उत्पन्न करता है। तो अधिक काम करने में हमें थकान उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, जहां पर ग्लूकोज के विखंडन के साथ में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और ये लैक्टिक अम्ल जो है वो हमें थकान का अनुभव देता है। थकान को कम करने के लिए यानी हमारी पेशियों में ऐंठन कम हो उसके लिए हमें हमें क्या करना चाहिए? हमें गर्म पानी से स्नान करना चाहिए या फिर हमें शरीर की मालिश करवानी चाहिए। ऐसे में हमें क्या होता है? ऐंठन में आराम मिलता है। तो यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मेनली बनता है वो ये बनता है कि अवायवीय श्वसन में क्या उत्पन्न होता है। तो अवायवीय श्वसन में अगर ईस्ट की उपस्थिति में आप अवायवीय श्वसन करवा रहे हैं तो वहां पर अल्कोहल उत्पन्न होता है, यानी अल्कोहल का निर्माण होता है और ये जो प्रक्रिया है आपकी ये क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया आपकी किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा, शरीर में जब व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करते वक्त जो अवायवीय श्वसन हमारे शरीर की मांसपेशियों में होता है, यहाँ मांसपेशियों में उत्पन्न अवायवीय श्वसन किसका उत्पादन करता है? लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है और ये लैक्टिक अम्ल किसका उत्तरदायी है? ये व्यक्ति का हमारे शरीर में थकान के लिए उत्तरदायी है। तो ये चैप्टर इस टॉपिक में यहाँ तक ही था। श्वसन के लिए अगर हम बात करें तो श्वसन हम नाक के द्वारा लेते हैं। सांस का अंदर लेना
अंतः श्वसन कहलाता है। यदि हम सांस को जब अंदर लेते हैं, अंदर की ओर खींचते हैं, तो हमारे फेफड़े बाहर की ओर निकलते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है वो अंतः श्वसन कहलाती है। और उच्च श्वसन, सांस को वापस अपन जब बाहर छोड़ते हैं तो वो उच्च श्वसन कहलाती है। यानी एक सांस, एक श्वसन दर, एक सांस की अगर हम बात करें तो एक अंतः श्वसन प्लस एक उच्च श्वसन मिलके एक सांस का या एक श्वसन का निर्माण करते हैं। और आदमी 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वही उसकी श्वसन दर कहलाती है। यानी एक श्वास का मतलब क्या हो गया, एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन है। 1 मिनट में आदमी जितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है, एक बार सांस लेता है एक बार छोड़ता है, दोनों का मिला के एक काउंट होगा। और इस तरीके से जितनी बार वो सांस लेता है वो उसकी श्वसन दर कहलाती है। एक वयस्क आदमी 15 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो ये दर बढ़कर कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है पर मिनट के हिसाब से। यदि हम कोई व्यायाम करते हैं या तेज काम, जल्दी जल्दी कोई काम करते हैं या भारी कोई काम करते हैं, तो हमारी सांसें तेज हो जाती है और ये सांसें गहरी भी हम लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति उसकी करनी पड़ती है। ये जब हम तेजी से सांसें लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की जो अंदर शरीर में आपूर्ति है वो बढ़ जाती है और भोजन विखंडन की दर बढ़ जाती है कोशिकाओं में, जिससे ऊर्जा मुक्त जो होती है उसकी भी दर बढ़ जाती है। ये दर बढ़ने के बाद में क्या होता है कि क्योंकि भोजन विखंडन की दर बढ़ जाती है इसलिए हमें भूख लगती है। तो यही वजह है कि जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज्यादा वॉक कर लेते हैं, उसके बाद में हमें भूख महसूस होती है। नेक्स्ट इसके बाद है हम श्वास कैसे लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं। तो ये सब हम ही जानते हैं अच्छे से कि हम जो श्वास लेते हैं वो हमारे नाक से लेते हैं, नाक के नथनों से लेते हैं, जिसे नासागुआ कहा जाता है। नासागुआ से सांस जो है वो हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से वक्षगुहा में जाती है। वक्षगुहा में वक्षगुहा में स्थित यहाँ पर जाती है। यहाँ से हम नासागुहा से सांस लेते हैं, यहाँ से फिर ये नासागुहा से श्वास नली में जाती हुई यहाँ पर वक्ष में जाती है। वक्ष में ये यहाँ पर बहुत फेफड़ों में जाती है और ये जो फेफड़े हैं किसके बीच में होते हैं, फसलियों में, फसलियों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं, इसे डायफ्राम कहते हैं। वक्षगुहा पार्श्व में पसलियों से घिरा रहता है, एक पेशीय परत होती है डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है, ये डायफ्राम जो है ये पूरी इस वक्षगुहा को किसका, आधार का कार्य करता है, आधार इसको प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, डायफ्राम यहाँ पर प्रदान करता है। अंतः श्वसन, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तब क्या होगा, पसलियां तो ऊपर आएगी और डायफ्राम नीचे जाएगा। इस प्रोसेस को हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जब सांस हम अंदर की तरफ लेंगे तो ये जो पसलियां हैं ये पसलियां तो ऊपर की तरफ आएगी। आप खुद भी इस चीज को करके देख सकते हैं। ये पसलियां ऊपर की तरफ आएगी और ये जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर गति करेगा। इससे क्या होगा कि ये जो फेफड़े हैं इनको फैलने के लिए ये जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा मिल जाता है और इनमें हवा बढ़ जाती है। फिर वापस जब हम उच्च श्वसन करते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये फेफड़े जो है वो अंदर की तरफ गति करते हैं और डायफ्राम भी इस तरीके से गति करता है अंदर की तरफ। इससे क्या है, ये क्षेत्र वापस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और यहाँ पर फेफड़े पुनः सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे सांस लेने की अंतः श्वसन की और उच्च श्वसन की क्रिया यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हवा में जो है बहुत सारे धूल के कण, परागकण, ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो सांस में हमारे नाक में जाती है। तो नाक में हमारे क्या उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे से बाल उपस्थित होते हैं जिन्हें रोम कहते हैं। तो वायु के साथ जो धूल के कण जाते हैं वो धूल के कण इन रोम जो होते हैं हमारे नाक में इनसे रुक जाते हैं और जो गंदगी है वो हमारे नाक में ही रुक जाती है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ये नहीं रुकती है और अंदर चली जाती है, तेज सांस खींचने पे अंदर चली जाती है, तो क्या होता है, हमें छींक आने लगती है और उस छींक के साथ ही बहुत सारे जो अवांछित कण हमारे नाक में अंदर चले गए थे हवा के साथ में वो बाहर निकल जाते हैं। छींकते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें हमेशा अपना नाक ढक लेना चाहिए, क्योंकि आजकल कोरोना पीरियड में भी ये बहुत ही इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। इस डायग्राम में यहाँ पर वायु की गति दी है कि वायु जब अंदर जा रही है तो फसलियों की गति ऊपर की ओर है और डायफ्राम की नीचे की ओर, जिससे ये जो क्षेत्र है ये इनको फेफड़ों को फैलने के लिए मिल जाता है। जब वायु पुनः बाहर की ओर निकलती है तो फेफड़े, ये जो पसलियां हैं वो भी अंदर की ओर धस जाती है और डायफ्राम भी अंदर की ओर धस जाता है, जिससे क्या है फेफड़ों में वापस सिकुड़ जाते हैं।
धूम्रपान फेफड़ों के लिए हानिकारक है, ये कैंसर का कारण है। अब इसके बाद है कि यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर में, हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम उसमें सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है। वायु में गैसों के सभी घटक मौजूद है, जैसे कि वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य गैसें हैं। ये सभी गैसें वायु में उपस्थित होती है और इन सभी गैसों को सामूहिक रूप से हम श्वसन में लेते हैं, यानी श्वसन के दौरान हम इन सब चीजों को श्वास में लेते हैं। और इससे क्या होता है कि जब यही चीज हमारे फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन वहां पर ग्रहण कर ली जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि जब हम श्वसन लेते हैं तब हमारे शरीर में 21% ऑक्सीजन सांस के दौरान अंदर जाती है। ये 21% ऑक्सीजन क्या है, हमने ये पढ़ा है कि वायुमंडल में 71% जो है वो कौन सी है, 71% आपकी नाइट्रोजन है, 21% आपकी कौन सी है, ऑक्सीजन है, और बाकी जो बचा है उसमें अन्य गैसें आ जाती है। अन्य गैसों की बात करें तो 0.4% आपकी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है। ये क्लियर है। अब जब हम वापस सांस छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के द्वारा फिल्टर हो जाती है, उसके बाद जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें भी 16.4%, कितना, 16.4% आपकी ऑक्सीजन मौजूद होती है। मगर क्या होता है, मगर जब हम सांस लेते हैं जिसमें 0.4% जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसकी मात्रा अब कितनी हो चुकी है, 4.4% यहाँ पर हो चुकी है। यानी जब हम सांस ले रहे थे तो हमारे जो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.4 थी, और जब छोड़ रहे थे यानी जब हमने सांस छोड़ी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी हो गई, 4.4, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन फिल्टर हो जाती है और शरीर से वापस क्या मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मुक्त होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि जब हम सांस लेते हैं, एक जीके का कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, इसलिए जब हम सांस लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, नाइट्रोजन की मात्रा 71% है, और अन्य गैसों की बात करें तो जो बचा है वो अन्य गैसों में आता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपकी कितनी आती है, 0.4% आती है। ये इंसानों की बात थी कि इंसान किस तरीके से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब अन्य जंतुओं में श्वसन किस तरीके से होता है। कई जीव होते हैं जिनमें वक्ष गुहा और फेफड़े होते हैं जो मनुष्य की तरह से सांस लेते हैं। अब इसके अलावा यहाँ बात करें कि जिनमें अगर वक्ष गुहा या फेफड़े नहीं है तो वो श्वसन किस तरीके से करते हैं। यहाँ सबसे पहले कॉकरोच की बात करेंगे तो कॉकरोच जो होता है उसके पीछे के हिस्से में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं, जो कि कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है। कीटों में क्या होता है, गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का यहाँ पर जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ये जो श्वास प्रणाल है इनसे ही कीट क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के सभी ऊतकों में विसरित होती है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आ जाती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। यानी सिंपल सी बात है कि कॉकरोच की अगर बात करें तो कॉकरोच श्वास किससे लेता है, श्वास नाल से कॉकरोच का श्वसन होता है, जिसे श्वास प्रणाली भी कहते हैं। सिर्फ ये चीज इसमें याद रखने वाली है। नेक्स्ट आता है आपका केचुआ। केचुआ जो है, केचुआ की जो त्वचा है वो बहुत चिकनी और आर्द्र जैसे श्लेष्मीय प्रवृत्ति की होती है, जिससे गैसों का आवागमन आसानी से होता है। और जो केचुआ है वो अपनी आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से श्वसन करता है। तो केचुआ किससे श्वसन करता है, केचुआ श्वसन करता है अपनी त्वचा से। कीट किससे श्वसन कर रहे थे, श्वासनाल से कीट श्वसन कर रहे थे, और केचुआ से श्वसन कर रहा है अपनी त्वचा से। जल में श्वसन, अब जो जीव जल में रहते हैं वो किससे श्वसन करते हैं, तो जो जीव जल में रहते हैं उनमें गिल्स या क्लोम पाए जाते हैं। ये गिल्स और क्लोम जो है वो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं श्वास लेने के लिए। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि ये जो मछली है इसमें गिल्स की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इनके द्वारा ही वो जगह जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है, ऑक्सीजन का ही उपयोग करती है, मगर जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है वो इसका उपयोग करती है। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। क्लोम से ये जो हम कह रहे हैं कि गिल्स से ये श्वसन कैसे करते हैं, तो गिल्स में क्या होता है, रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जिसके कारण यहाँ पर गैस विनिमय आसानी से होता है और मछलियां या जो जल में रहने वाले जीव है वो इस तरीके से श्वसन करते हैं। पादप में श्वसन हमने कक्षा 6 की बुक में भी पढ़ा है कि पादप में श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य की उपस्थिति में होता है। जल और सूर्य की उपस्थिति में यहाँ पर पादप में श्वसन होता है। ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। पादप श्वसन के लिए ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ये बात यहाँ ध्यान रखने की है। पादपों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पादपों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। मगर जब पादप अपना इसका श्वसन लेते हैं, जब पादप श्वसन लेते हैं यहाँ पर, तब क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विखंडन में यहाँ पर काम आती है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर मुक्त करता है। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या होते हैं, रंध्र होते हैं और पादप भी की अन्य सभी कोशिकाओं के भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सजीवों की तरह पादपों को भी अपनी कोशिकाओं को जो ऊर्जा प्रदान करनी होती है उसमें उनको ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। इसलिए श्वसन के लिए वो लोग क्या करते हैं, श्वसन के लिए पादप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। और ये जो श्वसन की क्रिया है ये मुख्यतः रात्रि के समय होते हैं, सूर्य की अनुपस्थिति में, जब वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं और वो श्वसन में हानिकारक होती है। ये चैप्टर हमने यहाँ पर डिटेल से पढ़ा है, इसको फिर से एक बार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए हम देखेंगे कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है कौन, यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है कौन, श्वसन। अंतः श्वसन द्वारा वायु शरीर के अंदर लेते हैं जिसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है और इस प्रक्रिया में क्या मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जो है वो जीव की कोशिका में होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यानी अगर भोजन ऑक्सीजन की सहायता से विखंडित हुआ तो यह वायवीय श्वसन कहलाएगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडित हुआ तो यह अवायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन के दौरान अल्कोहल का निर्माण होता है ईस्ट की उपस्थिति में, और यदि हम ईस्ट की नहीं बात करते हैं तो अवायवीय श्वसन के दौरान एसिड का निर्माण होता है जिसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं और ये लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में थकान के लिए उत्तरदायी है। भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है व्यायाम के दौरान। श्वास लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेता, ऑक्सीजन समृद्ध वायु यानी ऐसी वायु जिसमें ऑक्सीजन की भी मात्रा है वो वायु अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। यानी जब हम वापस सांस बाहर निकालेंगे तो उसमें क्या रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। गैस के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कॉकरोच में जो है श्वसन अंग कौन से थे, तो श्वसन प्रणाल थी। श्वसन प्रणाल यहाँ पर कॉकरोच में थी। केंचुए की हमने बात की थी तो केंचुए के लिए यहाँ पर उसकी जो त्वचा थी वो त्वचा आर्द्र और
श्लेष्मा युक्त थी जो उसके श्वसन के लिए या गैस विनिमय के लिए सहायक थी। पेड़ों में श्वसन की हम बात करें तो यहाँ पर रंध्र होते हैं, रंध्रों के द्वारा वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मगर रात्रि के समय, क्योंकि दिन के समय सूर्य की उपस्थिति में पेड़ों में कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, ये यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है। शारीरिक सक्रियता बढ़ाने पर श्वसन दर बढ़ जाएगी। श्वसन दर बढ़ने से शरीर में जो है भोजन की खपत होगी और भोजन की खपत होने से आपको भूख लगेगी। अन्य जो जीव हैं जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सब में श्वसन अंग, श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केंचुए का हमने पढ़ा गैस विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से। जो मछलियां हैं उनमें क्लोम के माध्यम से। क्लोम में क्या होता है, रक्त वाहिनियां बहुत अधिक होती है जो कि उनके गैस विनिमय में उनको सहायता प्रदान करती है। कीटों में श्वास प्रणाल से श्वसन होता है। पादपों में मूल जो है मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में इनके जो नन्हे छेद होते हैं जिनको रंध्र कहते हैं वो गैसों का विनिमय करते हैं। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। यदि कोई धावक तेज गति से दौड़ता है तो वो अधिक गहरी सांसें क्यों लेता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण वो गहरी सांसें लेता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम अच्छा, इसमें समानता ये होगी कि दोनों में जो है, दोनों में क्या बनेगा, दोनों से ऊर्जा मुक्त होती है और जल का निर्माण होता है। समानता ये है, असमानता ये है कि वायवीय में ऑक्सीजन होती है, अवायवीय में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? हमारे नाक में क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं, यानी जो बाल होते हैं वो वायु के धूल के कणों को रोक लेते हैं। जब अत्यधिक धूल भरी आंधी होगी तो उसमें अगर हम सांस लेंगे तो जो धूल के कण है वो हमारे नासा छिद्र में अंदर तक चले जाते हैं जिसके कारण छींक आती है और वो समस्त अवांछनीय जो धूल के कण है वो बाहर निकल जाते हैं। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हम यहाँ करें। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, किससे करती है? तिलचट्टा यानी कि जो कॉकरोच है उसमें श्वास रंध्रों के द्वारा वहां पर वायु प्रवेश करती है। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचरण के कारण ऐंठन होती है तो लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे जो पदार्थ है शरीर की मांसपेशियां हैं उनमें ऐंठन हमें महसूस होती है और उसे कम करने के लिए हमें गर्म पानी से स्नान करना चाहिए या फिर उनकी मसाज करनी चाहिए। यहाँ पर अल्कोहल जो है वो अल्कोहल ईस्ट की उपस्थिति में अवायवीय श्वसन के दौरान उत्पन्न होता है। अवायवीय श्वसन, और इसे कहते हैं किण्वन की क्रिया, और इस किण्वन की क्रिया से क्या बनाया जाता है? शराब का निर्माण किया जाता है। चाहे वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन हो उसमें जल प्लस ऊर्जा का निर्माण अवश्य ही होगा। किसी सामान्य वयस्क की विश्राम अवस्था में औसत दर कितनी होती है? तो 15 से 18 पर मिनट। सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और यदि वह व्यायाम कर रहा है तो वो 25 बार सांस लेगा। उच्च श्वसन के समय पसलियां क्या करेगी? जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तो पसलियां नीचे की ओर गति करेगी और जो डायफ्राम है आपका, वो डायफ्राम आपका अंदर की ओर गति करेगा। जबकि आप अगर श्वास ले रहे हैं तो पसलियां जो है ऊपर की ओर गति करेगी और डायफ्राम भी बाहर की ओर गति करेगा। फॉलो द मैचिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ईस्ट है, ईस्ट से अल्कोहल का निर्माण होता है। डायफ्राम जो है वो डायफ्राम यहाँ पर वक्ष, त्वचा केंचुए की काम आती है। पत्तियां जो है, पत्तियों में रंध्र होते हैं। मछलियां क्लोम से सांस लेती है। मेंढक जो है, मेंढक में फेफड़े होते हैं और डायफ्राम का वक्ष गुहा से संबंध है। यहाँ जो श्वास प्रणाल है ये कॉकरोच यानी कीटों के लिए काम में आता है। सत्य असत्य की बात करें, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, गलत है, तेज हो जाती है। पादप में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है और जो श्वसन है वो रात्रि के समय सूर्य की अनुपस्थिति में होता है। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़े से भी श्वसन करते हैं, ये सही है। मछली में श्वसन के लिए फेफड़े नहीं होते, उनमें गिल्स होते हैं। अंतर श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर
एक्टिविटीज दी गई है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती, ऐसा नहीं है। वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। वहां वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है, ऐसा नहीं है। वहां पर क्या होता है कि भूतल पर उपलब्ध जो मात्रा है उससे क्या होता है, कम हो जाती है, जिससे वो वहां पर ऑक्सीजन लेके जाते हैं अपने साथ ही। तो यहाँ पर इसके बाद ये एक्टिविटीज दी हुई है। इन एक्टिविटीज में ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, लेकिन जो जीव इसका उपयोग नहीं करते उनके लिए ऑक्सीजन क्या होती है, विषाक्त होती है। वास्तव में मानव व अन्य जीवों के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में श्वसन करना क्या होता है, हानिकारक होते हैं। यानी लगातार अगर आप शुद्ध ऑक्सीजन लोगे तो वो भी आपको क्या करेगी, नुकसान करेगी। तो ये चैप्टर श्वसन का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।